साल 2015 लिबिया का बीच पर मौजूद दर्जन भर इजिप्ट की क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे और ये लोग घुटने टिकाए एक लंबी कतार में बैठे हुए थे। उनके पीछे उतने ही दर्जन भर आतंकवादी काली पोशाक पहने हुए और हाथ में धारदार हथियार लिए हुए खड़े थे और बिना किसी देरी के इन आतंकवादियों ने संकोच के बिना सभी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए। दोस्तों, रोंगटे खड़े करने वाले इस कत्लेआम के पीछे और कोई नहीं बल्कि अपने समय पर दुनिया की सबसे आत्मघाती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया थी। दोस्तों, आईसिस या आईएसआईएस द्वारा किया ये कोई पहला मास बेहेडिंग इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन 2017 तक लगभग 500 से ज्यादा मासूम लोगों के सर कलम कर चुकी थी। इवन दोस्तों, सिर्फ 2014 से 2016 तक के डेटा की बात करें तो आईसिस के आत्मघाती हमलों की वजह से लगभग 18,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों को याद होगा कि लगभग इसी समय 2014 से लेकर 2016 तक ये ऑर्गेनाइजेशन आए दिन इंडियन टीवी चैनल्स की सुर्खियों में रहा करती थी। ISIS video introduces the jihadi John threatening attacks. News come in, 4 terrorists had been arrested for links with ISIS. Well, sources भारत में आईएस से संबंध रखने के आरोपों में बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि 2015 में सीरिया की 1/3 और इराक की 40% टेरिटरी पर कब्जा करने वाला ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2017 तक अपनी 90% टेरिटरी को लूज कर देता है। $1 बिलियन सालाना कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को मछली पालकर अपना जीवन गुजारना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 सालों में एक बार फिर आईसिस का उदय देखने को मिल रहा है और हाल ही में ईरान और रशिया के मॉस्को में आईसिस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इन हमलों से साफ है कि आईसिस के खत्म होने की बाद यूएसए ने सिर्फ हवा में ही कही थी और असल में आईसिस अब और भी ज्यादा पावरफुल होता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार नया ये है कि आईसिस ने इस बार अपना गढ़ मिडिल ईस्ट के देशों से अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर लिया है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने आईसिस का नाम तो सुना है, लेकिन इस ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे अमेरिका की गलती के कारण ये ग्रुप इतना मजबूत बना, आईसिस का असली मकसद क्या है और फ्यूचर को लेकर आईसिस किस तरह की प्लानिंग कर रहा है और आईसिस के राइज एंड फॉल एंड री इमर्जिंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज की हमारी फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम इन आतंकवादी संगठनों के बनने की वजहों से लेकर इनके मकसद को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इनसे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी जानकारी जनरली आम लोगों से छिपाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर दोस्तों, कहानी की शुरुआत 9/11 के अटैक के बाद होती है, जब अमेरिका, जो यूएसएसआर के पतन के बाद दुनिया का इकलौता बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था, उसके इन ख्वाबों को 9/11 अटैक्स ने मिट्टी में रोन डाला था। उसकी सुपर पावर वाली इमेज को धक्का पहुंचा था और अब अमेरिका को अपनी जनता को खुश करने के लिए 9/11 के पीछे के मास्टरमाइंड को सबक सिखाना था, जिसमें नंबर 1 पे था ओसामा बिन लादेन। लेकिन दोस्तों, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपने पर्सनल ऑयल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लादेन के तार इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से जोड़ दिए और उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने के इल्जाम लगाते हुए इराक पर 2003 में वॉर छेड़ दी। 2003 में ही सद्दाम को बंदी बनाकर इराक में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, जिसका फायदा अबू मुसाब अल जरकावी ने उठाया। जरकावी असल में पहले अलकायदा का मेंबर था और अलकायदा का विस्तार इराक में करने के लिए उसने यहाँ पर एक ब्रांच ओपन की और खुद को उसका लीडर घोषित कर दिया। 2004 में जरकावी ने इराक में स्थापित अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलकायदा इन इराक यानी AQI रख दिया और सीधे अमेरिकन फोर्सेस से लड़ाई करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही AQI आगे चलकर आईसिस बनी। AQI का मकसद यूएस फोर्सेस को बाहर निकालना और इराक में एक इस्लामिक सरकार बनाना था जो शरिया लॉ पर आधारित हो। अमेरिकन के खिलाफ लड़ाई में जरकावी को इराक की लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ कट्टरपंथी लोगों का सपोर्ट मिला और दोस्तों, जरकावी जो एक प्रोफेशनल बॉम्ब मेकर और स्ट्रैटेजिस्ट था, उसने बॉम्बिंग्स और गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स के जरिए यूएस मिलिट्री की नाक पे दम कर दिया था। यहाँ पर यूएसए की आर्मी भी शांत होने वाली नहीं थी और साल 2006 में एक एयर स्ट्राइक में जरकावी को मार दिया गया। जरकावी के बाद अबू अयूब अल मसरी और अबू उमार अल बगदादी ने AQI की कमान संभाली और इन्होंने ही AQI का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी ISI रख दिया। लेकिन दोस्तों, 2010 में यूएस इराकी गवर्नमेंट के जॉइंट ऑपरेशन ने ISI के दोनों बड़े लीडर्स अबू अयूब और अबू उमार को मौत की नींद सुला दिया और इनके मरने के बाद अबू बकर अल बगदादी ISI का नया लीडर बना। राइज ऑफ आईसिस। दोस्तों, दूसरी तरफ बगदादी के लीडर बनने से पहले यूएसए की आर्मी लगातार इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर हमले कर रही थी और सिर्फ 2008 में ही यूएस आर्मी ने 8,000 से अधिक आतंकियों को इराक में मौत के घाट उतार दिया था।
लेकिन 2010 में अमेरिका से एक बड़ी गलती हो गई और उन्होंने बगदादी को अंडर एस्टिमेट कर लिया और इराक से अपनी सेना को वापस बुला लिया। उन्हें लगा कि अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी थी। और जब अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाया तो उस समय बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे। इसीलिए अक्सर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि ओबामा की गलती के कारण ही आईसिस का जन्म हुआ। I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. बगदादी एक खुराफाती इंसान था और वो अंडरग्राउंड रहकर ही अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देता था। 2011 के बाद उसने आईएसआई का विस्तार करना शुरू कर दिया और इराक के मासूम युवाओं का माइंड डाइवर्ट कर उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल भी कर लिया। जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काया जाने लगा और उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज किया जाने लगा। बगदादी ने सीरिया को शिया और सुन्नी की लड़ाई में ढकेल दिया और साथ ही उसने इराक से सीरिया की ओर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद इराक और सीरिया की जेल में बंद आईसिस के सैकड़ों टेररिस्ट को ब्रेकिंग वॉल कैंपेन के तहत जेल तोड़कर बाहर निकाला गया और इराक में तेल के कुओं पर कब्जा कर वो अच्छी कमाई कर रहा था और इन पैसों से बगदादी ने मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने शुरू कर दिए। कई डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात सामने आई कि आईसिस को हथियार और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने में सबसे बड़ा हाथ टर्की का रहा है, लेकिन टर्की अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए इस बात को सिरे से नकारता आया है। आईसिस ऑन इट्स फुल पोटेंशियल। दोस्तों 2013 तक बगदादी सीरिया के एक बड़े हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था और वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट उसे मिलने लगा और 2013 में ही उसने आईएसआई का नाम बदलकर आईएसआईएस या आईसिस रख दिया, जिसका फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हो गया। और दोस्तों आज भी पूरी दुनिया इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को इसी नाम से जानती है और सीरिया में चल रहे सिविल वॉर का फायदा भी आईसिस ने पूरी तरह से उठाया और इसने जनता को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें शामिल कर लिया। इराक और सीरिया में आईसिस पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करना चाहती थी और 2014 आते आते आईसिस और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी क्योंकि इस समय 2010 में अरब स्प्रिंग चालू हो चुकी थी, जिसकी चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो अरब स्प्रिंग अरब देशों के लोगों की लोकतंत्र को लेकर एक क्रांति थी और जब वो खत्म हुई तो मिडिल ईस्ट के कई देशों में अस्थिरता का माहौल था, जिसका फायदा उठाकर न केवल इराक और सीरिया से बल्कि दुनिया भर के देशों से आईसिस ने लड़ाकों को रिक्रूट किया और उन्हें धर्म और जिहाद का हवाला देकर टेररिस्ट बना दिया गया। दोस्तों यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री से महिलाओं को भी बहला फुसलाकर आईसिस के चंगुल में ढकेला गया, जहां उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था और आईसिस के इस घिनौने खेल का भांडाफोड़ द केरला स्टोरी फिल्म में भी किया गया है। और दोस्तों 2014 में ही आईसिस ने सीरिया के एक बड़े शहर रक्का पर कब्जा कर पूरे शहर में कत्लेआम मचा दिया था और इस टाइम पर आईसिस की आर्मी की स्ट्रेंथ 2 लाख तक पहुंच चुकी थी। कच्चे तेल की स्मगलिंग, किडनैपिंग और लूटपाट के जरिए आईसिस खूब पैसा कमा रहा था और अपनी पीक पर ये रोजाना $3 मिलियन यानी कि 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रहा था। सीरिया में रक्का पर कब्जा करने के बाद आईसिस ने इराक के दूसरे बड़े शहर मोसूल पर कब्जा कर लिया था और दोस्तों इन शहरों में इन्होंने इस तरह का कत्लेआम मचाया जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है। सरेआम लोगों के सर धड़ से अलग कर देना और बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतार देना इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस समय पर एक आम बात हो गई थी। दोस्तों 2014-2015 में आईसिस ने सीरिया के 1/3 एरिया और करीब 40% इराक को अपने अंडर कर लिया था और ये सब देखकर बगदादी बहुत ही खुश हो रहा था। 2015-2016 में इराक ने दुनिया के 2 दर्जन से भी अधिक देशों में अटैक किए और इनमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया जैसे देश भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा अटैक मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों में देखने को मिले, जिनमें लिबिया, इजिप्ट, तुर्की और येमेन में तो कई सारे धमाके आईसिस ने किए, जिनमें हजारों बेगुनाहों की जानें भी गई। आईसिस ने अधिकतर शिया मुस्लिम बहुल इलाकों को अपना टारगेट बनाया था क्योंकि ये ग्रुप सुन्नी सपोर्टर था और ये हमेशा से शिया मुस्लिम्स को अपने दुश्मन के तौर पर देखते हुए आए थे। डिक्लाइन ऑफ आईसिस। दोस्तों आईसिस के डाउन की असली कहानी 2014 में ही शुरू हुई थी जब इन्होंने अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स फॉली की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी थी और इन्होंने इस घिनौनी घटना का वीडियो भी जारी किया था। इसके बाद से ही अमेरिका ने आईसिस के खात्मे की प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर आईसिस भी लगातार दुनिया भर में हमले कर रहा था। अमेरिका ने सबसे पहले 12 देशों के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिएशन टू डिफीट आईसिस का फॉर्मेशन किया, जिनमें से एक के बाद एक नए देश शामिल होते रहे और वर्तमान में 87 कंट्रीज इस अलायंस का पार्ट बन चुकी है। जुलाई 2017 में आईसिस ने इराक के मोसूल शहर से अपना कंट्रोल खो दिया और इराकी आर्मी ने इस शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे कुछ ही समय बाद सीरिया में रक्का शहर को भी आईसिस से आजादी मिल गई
और ये दोनों शहर आईसिस के कब्जे के बड़े गढ़ माने जाते थे। इन शहरों से कंट्रोल खोने के बाद अन्य जगहों पर भी आईसिस का इन्फ्लुएंस कम होने लगा और दिसंबर 2017 तक आईसिस ने अपने 95% एरिया को खो दिया था। आईसिस के फंडिंग सोर्सेज भी खत्म हो चुके थे और अब बगदादी के पास अपने लड़ाकों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे। और इसी दौरान यूएस लेड अलायंस ने आईसिस के ठिकानों पर हमले किए थे और इन हमलों में सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस दौरान हजारों आईसिस के आतंकी मारे गए तो कई अंडरग्राउंड हो गए। कई लड़ाकुओं ने आईसिस का साथ छोड़ दिया और उन्होंने मछली पालन जैसे काम शुरू कर दिए। 2019 में अमेरिका को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और एक खुफिया ऑपरेशन के तहत यूएस की स्पेशल कमांडो फोर्स ने बगदादी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि यूएस की फोर्सेस से डरकर बगदादी ने अपने कपड़ों में सुसाइड बॉम्ब को एक्टिवेट कर लिया था। और इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ये आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिए। He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. दोस्तों, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने आईसिस को जड़ से खत्म कर दिया है और दुनिया भर में इसको लेकर जश्न भी मनाया गया। दोस्तों, आईसिस के डाउनफॉल के पीछे कई रीजन थे, लेकिन इसके डाउनफॉल का शायद सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिहाद के नाम पर शुरू हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन एक टेरर ग्रुप मात्र बनकर रह गया था और इसी वजह से कॉमन लोग भी इससे काफी नफरत करने लगे थे। धर्म के नाम पर कत्लेआम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और इसीलिए आईसिस की फंडिंग भी रुकने लगी और आईसिस की फंडिंग रुकने से उनके अर्निंग सोर्सेज काफी लिमिटेड हो गए थे और इसी कारण से आईसिस का डाउनफॉल हो गया। रीइमर्जेंस ऑफ आईसिस। दोस्तों, साल 2019 में बगदादी की मौत के बाद पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि अब दुनिया में शांति बहाल होगी और धीरे धीरे अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी शांत हो जाएंगे। कुछ समय तक आईसिस थोड़ा शांत भी रहा, लेकिन कौन जानता था कि अंदर ही अंदर ये ग्रुप कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। कोविड के बाद आईसिस ने दोबारा से अपने हमले शुरू कर दिए और दिसंबर 2022 में आईसिस ने काबुल में रशियन एम्बेसी पर अटैक किया। इंडिया में भी पिछले साल 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया जिनका कनेक्शन आईसिस से था और वो दोनों यूपी में एक बड़े बॉम्ब अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। हाल ही में रशिया के मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले की जिम्मेदारी भी आईसिस ने ही ली और इसने पूरी दुनिया को फिर से दहशत में डाल दिया। और दोस्तों, आज की डेट में फ्रांस, अफगानिस्तान, कांगो, सीरिया और बेल्जियम में भी इनके नंबर ऑफ अटैक्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में मोजम्बिक, माली, बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट जैसी अफ्रीकन कंट्रीज में भी आईसिस की गतिविधियां बढ़ी है और इन्होंने यहाँ पर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। अफ्रीका में आईसिस को वहाँ की लोकल इस्लामिक चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट मिल रहा है और नाइजीरिया में बोको हराम और सोमालिया में अल शबाब जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स भी आईसिस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय अफ्रीका के 20 से अधिक देशों में आईसिस के लड़ाकू सक्रिय हैं और अफ्रीकन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और इन रिसोर्सेज को बेचकर ही आईसिस अच्छा पैसा कमाना चाहती है। इसके साथ ही अफ्रीकन देशों में डेमोक्रेसी मजबूत ना होने की वजह से और वहाँ आए दिन होने वाले तख्तापलट की वजह से वहाँ की सरकारें आईसिस को चुनौती नहीं दे पा रही हैं और इसी के चलते आईसिस अफ्रीका में अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है। और दोस्तों, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं और इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में ऐसा माना जा रहा है कि आईसिस अपना सेंटर मिडिल ईस्ट से अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर रहा है और अफ्रीका के साहेल वाले एरियाज में आईसिस सबसे ज्यादा एक्टिव है। दुनिया भर में आईसिस अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रहा है और फिलहाल आईसिस के यानी आईसिस खुरासान का नाम सबसे ज्यादा न्यूज में आ रहा है। रशिया में हुए अटैक्स की भी जिम्मेदारी आईसिस की इसी ब्रांच ने ली है जिसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ है। अफगानिस्तान में फिलहाल आईएसआईएस खुरासान और तालिबान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और अलकायदा से भी आईसिस की ज्यादा नहीं बनती है। असल में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच धर्म को लेकर वैचारिक मतभेद हैं और तीनों ही खुद को सही और दूसरों को गलत बताती हैं। आईसिस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ग्लोबल क्रिएशन नाम का एक अलायंस भी काम कर रहा है और इसी अलायंस के फ्रेंच ट्रूप्स ने 2022 में अफ्रीका के सहारा रीजन में अदनान अबू वालिद अल सहारनी को मार गिराया था। अप्रैल 2023 में आईसिस का एक चीफ अल कुरैशी मारा गया था और कुछ महीनों पहले ही आईसिस के इंडिया चीफ हैरिस फारूकी को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आईसिस को अभी भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है और फिलहाल आईसिस की कमान अबू हफ्स अल हशमीनी अल कुरैशी के हाथों में है और इस बार आईसिस ने एक नई चाल ये चली है कि इनके नए सरगना को इन्होंने इस बार अंडरग्राउंड किया हुआ है। अल हशमीनी की एक फोटो भी अभी तक सामने नहीं आई है और ऐसे में यूएसए और दुनिया की अन्य एजेंसीज के लिए आईसिस को खत्म करना काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या आईसिस एक बार फिर वही पोजीशन हासिल करेगा जो उसने एक दशक पहले हासिल की थी? क्या इस बार आईसिस का केंद्र सीरिया और इराक के बजाय अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगा? और आईसिस के खात्मे के लिए वर्ल्ड की अन्य कंट्रीज को क्या करना चाहिए?